हमारा जो लास्ट का डिस्कशन था जी, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम जैसे इफेक्ट ऑफ इंटरनल फोर्सेस की बात करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कि इफ इन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज एट रेस्ट, कि वो रेस्ट पे है। उसका मतलब समझिए कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो है वो जीरो है, मतलब कांस्टेंट है। वो कभी भी और ये हमारे पास आ जाएगा VCM एज व्हाट द कांस्टेंट। और इसमें हम लोग कांस्टेंट आ गया, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग, if no external forces are acting on the system of particles, then center of mass of system will remain at rest, will remain at rest। कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे पास नहीं लग रही है तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम विल रिमेन एट रेस्ट, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया था। या तुम कह सकते हो, या तुम ये भी कह सकते हो कि ओनली इंटरनल फोर्सेस of a system can never cause any motion in center of mass of a system of particles if it is at rest। समझ लग गया? ये हमारे पास रहेगा। मतलब अगर कोई सिस्टम जो है रेस्ट पे है और उसमें सिर्फ इंटरनल फोर्सेस है तो वो कभी भी इंटरनल फोर्सेस जो है कभी भी मोशन नहीं जनरेट करते सिस्टम में, ठीक है। मैंने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल भी तुम लोगों के साथ शेयर की हुई है कि मान लीजिए देयर यू आर स्टैंडिंग और ये एक ब्लॉक है, इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम, और मान लो
ये सेंटर ऑफ मास है, इसका ये बीच का दूरी ये है। ये मैन इधर को आएगा a1 एक्सेलेरेशन के साथ और ये इधर को आएगा a2 एक्सेलेरेशन के साथ, क्योंकि दोनों की एक्सेलेरेशन अलग अलग होगी जब ये मूव करेंगे, क्योंकि बाहर कोई फोर्स लग ही नहीं रही है बेटा इसमें। तो तुम बोलोगे हियर हियर नेट एक्सटर्नल फोर्स on a system is what? 0. And center of mass remain at rest. सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा और स्मॉल m इंटू a1 इक्वल टू कैपिटल M इंटू a2 ये रहेगा, और ये दोनों इक्वल रहेंगे। इस वजह से बच्चे सेंटर ऑफ मास की एक्सेलेरेशन भी तुम्हारे पास क्या रहेगी? 0। सो इन दिस सिचुएशन boy and the block both are displaced in such a way that they meet at the location of their center of mass। मतलब वो कहाँ पे मीट करेंगे? अपनी सेंटर ऑफ मास वाली लोकेशन में मीट करेंगे। सेंटर ऑफ मास तो बॉय और ब्लॉक जो है दे आर डिस्प्लेस्ड, और वो ऐसा डिस्प्लेस होंगे कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं चेंज होनी चाहिए? बिकॉज बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। देखो आगे आ गया इम्पल्स and the conservation of momentum। impulse and conservation of momentum। देखो क्या होता है इसमें। देखो कहते हैं एज वी नो, जो फोर्स होती है वो क्या होती है? क्या होती है बेटा? dp बाई dt। और यहां से जब तुम dp लिखते हो ना बेटे, तो ये f dt आता है। और अगर तुम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हो तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dp
एज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, ये आता है। और ये इंटीग्रेशन ऑफ डीपी क्या आएगा, ये इनिशियल ये फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम। तो मैं इसको सीधा लिख देता हूँ चेंज इन मोमेंटम, और ये आएगा इंटीग्रल एफ डी टी फ्रॉम द टाइम t1 टू t2, फ्रॉम द टाइम t1 टू t2। याद होगा ये एफ फोर्स हम लोग इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं इसको, इम्पल्सिव फोर्स। दैट इज कॉल्ड एज द इम्पल्सिव फोर्स। इस वजह से तुम याद रखना कि ये जो चेंज इन मोमेंटम होता है बेसिकली बेटा, ये जो बेसिकली बेटे चेंज इन मोमेंटम होता है which you call delta p is basically called as the impulse। इस वजह से जब तुम इसका एसआई यूनिट की बात करते हो इम्पल्स के, तो वो मोमेंटम वाले ही होते हैं। इसका जब तुम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हो तो वो m1 l1 t-1 ही होता है। m1 l1 t-1, ओके। ओके, इस वजह से तुम हमेशा याद रखो ये चीज कि जो चेंज इन मोमेंटम रहेगा वो हमेशा इम्पल्स के बराबर होगा। और अगर तुम इस इक्वेशन को लिखते हो ऐसे तो तुम ये बोल दोगे फाइनलाइज मोमेंटम इज बेसिकली इनिशियल प्लस माइनस इम्पल्स, प्लस माइनस द इम्पल्स, ये हमेशा बराबर इसके होता है। या तुम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो मतलब कभी डायरेक्ट इम्पल्स के साथ निकालोगे क्वेश्चन का आंसर, कभी इंटीग्रेशन के साथ, फोर्स के साथ, ठीक है। वो डिपेंड करेगा तुम्हारे पास क्वेश्चन कैसा दिया गया, ठीक है। अब सुनो आगे। अब ये कॉन्सेप्ट जो हमारा था, इसी में हमारे पास अब एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है कोलिजन्स। कोलिजन्स क्या होता है, कोलिजन्स का मीनिंग ये समझते हैं। बेसिकली जो कोलिजन्स का हम लोग कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, पहले थोड़ा सा फंडामेंटल डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद डिटेल इसकी करते हैं डिस्कस, ठीक है। देखिए कोलिजन्स बेसिकली क्या है, इट इज अ प्रोसेस of the momentum transfer. It is the process of basically the momentum transfer by the internal forces, of a system के लिए it is a process of momentum transfer by the internal forces of a system, ठीक है।
अब हुआ क्या हमारे पास इसमें कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे दो बॉडीज हैं या दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, कुछ भी आप कर लो कर सकते, ठीक है। तो ये इधर को गया u1 स्पीड के साथ और ये बॉडी इधर को जा रहा है u2 के साथ, और मान लो u1 ग्रेटर देन u2 है, तो ऑब्वियस सी बात है जब u1 ग्रेटर देन u2 होगा तो क्या होगा, जब ये दोनों कोलाइड करेंगे तो ये बॉडी इस पे पीछे को फोर्स लगाएगी और ये बॉडी इस पे आगे को फोर्स लगाएगी, क्योंकि कोलिजन हो गया ना, कोलिजन हो गया। ये मास m1 आ गया बेटा, ये m2 आ गया। तो क्या हुआ कि ये आ गया m1 v1 और ये आ गया m2 v2, और बाद में तुम्हें दिख ही रहा है कि इसका v2 जो है वो v1 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बॉल पीछे है ना, ये वाली जो पीछे से आ रही है बॉल आगे वाले को हिट करेगी, तो आगे वाला फास्ट हो जाएगा, पीछे वाला स्लो हो जाएगा, बस। तो इम्पल्स दोनों में यही लगा, और ये दोनों, ये जो फोर्सेस लगी दोनों में ये सेम ही लगी, ये जो फोर्सेस लगी हैं इन दोनों पे सेम ही लगी हैं फॉर सेम टाइम इंटरवल। तुम लोग ये बोल सकते हो कि इम्पल्स दोनों पे सेम लगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर फॉर होल ड्यूरेशन, फॉर होल ड्यूरेशन both the balls will be experiencing equal forces, so we can state amount of impulse applied to second ball is same as the amount of impulse applied to the first ball in opposite direction. That means, इसका मतलब क्या होता है, that means whatever momentum, जो भी whatever momentum reduction takes place in first ball is exactly equal to the gain in momentum, gain in momentum, in the second ball. In the second ball, मतलब जो एक ने लूज किया है मोमेंटम, वही दूसरे ने उतना ही
गेन किया। अच्छा क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? ओके, इसको याद रखिए। मतलब जितना एक ने मोमेंटम लूज किया उतना दूसरे ने गेन किया, क्योंकि दोनों के बीच में जब इम्पैक्ट हो रहा था तो वो सेम ड्यूरेशन के लिए हो रहा था और फोर्सेस भी इक्वल थी, बट दोनों की डायरेक्शन क्या थी? ऑपोजिट। जिसमें वो सेम डायरेक्शन में लगा, सेकंड बॉल के केस में जैसे, उसका मोमेंटम बढ़ गया, और दूसरे वाले के केस में फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी। पहला जो M1 था उसमें ऑपोजिट लगी, तो उसका स्पीड पहले से कम हो गया। बस यही लॉजिक है, बस कुछ नहीं है, सिंपल। ठीक है। अच्छा, कोलिजन में हमेशा ये चीज याद रखना बेटे कि इन कोलिजन it is not necessary that body will come in physical contact and whenever bodies come in physical contact, that is called impact collision। इसको हम लोग इम्पैक्ट कोलिजन भी बोलते हैं। देखो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ इसमें, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको तूने इधर को फेंका, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इधर को जा रहा है, और जब कोलिजन होगा तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव इसके साथ जाके टच नहीं करेगा, ये कुछ एक ऐसा लोकेशन आ जाएगा, ऐसा इंस्टेंट आ जाएगा कि ये ऐसा इंस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव का कि इनके बीच में रिपल्शन तो होगी, पर इस इंस्टेंट पे जैसे यहाँ पे इसका स्पीड u1 था, यहाँ पे u2, यहाँ पे इसका स्पीड आ गया v, तो दोनों का स्पीड सेम हो गया, दोनों का स्पीड क्या हो गया इस इंस्टेंट पे? सेम हो गया कोलिजन के टाइम पे। ठीक है, ये चीज याद रखना। चार्जेस हैं ये, चार्जेस लाइक चार्जेस में तुम देख पा रहे हो नो फिजिकल कांटेक्ट, इनके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है, सीधा दूर दूर से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और वैसे अगर तुम किसी बॉडी की बात करते हो, ये बॉडी इधर आ रहा है, ये बॉडी इधर आ रहा है, और यहाँ पे ये बॉडी एक दूसरे के साथ फिजिकली कांटेक्ट में आ गए, तो इट इज कॉल्ड एज द इम्पैक्ट कोलिजन, जहाँ पे बॉडीज एक दूसरे को हिट करते हैं। क्लियर हो गया? ओके, और यहाँ पे तुम देख सकते हो जब कोलिजन हो रहा है तो ये जो फोर्सेस लग रही है एक दूसरे के ऊपर, ये इंटरनल फोर्स है, इनके लिए बेटा ये एक इंटरनल फोर्स है।
यहाँ पे तुम देख पा रहे हो हियर नो एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है. सो दिस implies the total linear momentum of the system will remain conserved. वो सारे का सारा जो है वो कंजर्व्ड रहेगा सिस्टम. ठीक है, यहाँ पे तुम ये चीज को बिल्कुल ध्यान में रख सकते हो कि individual momentum of bodies change. Individual momentum of bodies change. Individual momentum bodies का change कर जाता है. Individual momentum जो है bodies का वो change कर जाता है और overall system का momentum कभी change नहीं करता. So we can write m1 u1 plus m2 u2 is equal to what beta? m1 v1 plus m2 v2, where the momentum is conserved. क्लियर हो गया बेटा? अब देखो, इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ कोलिजन. इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ कोलिजन. अभी अलग अलग टाइप्स होती है, इसको लिख लो कौन कौन सी टाइप्स है. एक, इसको चार्ट की तरह बनाना है. इलास्टिक कोलिजन, inelastic collision, perfectly inelastic collision and super elastic collision. सुपर इलास्टिक कोलिजन. सबसे पहले तो आता है लीनियर मोमेंटम, क्योंकि बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगती. कोलिजन के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा हुआ है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है. तो लीनियर मोमेंटम जो पैरामीटर है वो हर एक में कंजर्व्ड होता है. कंजर्व्ड, ठीक है. अच्छा, टोटल एनर्जी ये भी कंजर्व्ड होती है. टोटल एनर्जी, बिकॉज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एक ये पैरामीटर हो गया, एक ये वाला आ गया. देखो, अभी हम लोग सेकंड क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी. एक थर्ड पैरामीटर जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व होता है. वो सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व होता है, बाकी इन सभी में नॉट कंजर्व. ठीक है. और बेटा हमारे पास एक आता है, मैं आपको थोड़ी देर में डेफिनेशन भी कराता हूं. इसका नाम आता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. ये नाम आता है. इसको अपन स्मॉल ई के साथ लिखते हैं और इसकी वैल्यू 1 होती है इलास्टिक में. इन इलास्टिक कोलिजन में इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है. परफेक्टली इलास्टिक में ये 0 होती है और सुपर इलास्टिक में इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है. और यहाँ पे जब तुम लोग शेप ऑफ मटेरियल
की बात करते हो कि शेप ऑफ मटेरियल को क्या होता है, हमारे पास शेप ऑफ मटेरियल में क्या होता है, यहाँ पे तुम लोग बोलते हो कि शेप ऑफ मटेरियल जो है शेप शेप ऑफ मटेरियल आ गया, शेप ऑफ मटेरियल आ गया। और हम लोग इसमें क्या बोलते हैं शेप ऑफ मटेरियल में कि शेप ऑफ मटेरियल में क्या बोलते हैं कि इसमें नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं आता, इन सभी में शेप चेंजेस, इन सभी में शेप चेंजेस, सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में कोई शेप का चेंज नहीं आता। बेसिकली होता क्या है, मीनिंग मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो तुम्हारे पास, शेप का मतलब मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास एक बॉडी थी कोई, और ये कोई दूसरी बॉडी थी, और ये बॉडी जब इसको आगे हिट कर रही है तो इसका शेप थोड़ा चेंज कर गया, ऐसे, और नो डाउट इसका भी शेप चेंज कर गया। जैसे ही इम्पैक्ट टूटा तो ये दोबारा से अपनी शेप, नॉर्मल शेप में आ गई जैसे थी ये बॉडी पहले। शेप के हिटिंग के दौरान, ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन तो शेप चेंज होगा, लेकिन आफ्टर कोलिजन, और ये बिफोर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन अगर वो पूरे का पूरा शेप रिटेन कर ले सेम, तो बोल सकते हो ये एक इलास्टिक कोलिजन है। ड्यूरिंग कोलिजन में क्या होता है, शेप चेंज करती है। ड्यूरिंग कोलिजन के टाइम पे क्या होता है, शेप जो है वो चेंज कर जाती है ड्यूरिंग कोलिजन के टाइम पे, ठीक है। इसकी वजह से बॉडी जो कर लेती है, बॉडी स्टोर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद बॉडी रीगेन शेप, है ना। बॉडी रीगेन्स द शेप, बॉडी रीगेन्स द शेप, बॉडी जो है वो रीगेन करती है शेप अपना। इसको याद रखिए। when deforming forces are removed, जब deforming forces removed हो गए, और इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, ये बॉडी थी, ये इसको हिट कर रही है, ये इसको हिट कर रही है, तो क्या हो गया कि बॉडी का ये शेप बन गया, ये बॉडी का ये शेप बन गया। कोलिजन के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा बॉडी में शेप चेंज हो गया, दोनों बॉडीज में थोड़ा सा चेंज रह गया। मतलब पहले थोड़ा ज्यादा था, बाद में जब दोबारा से रीगेन करने की कोशिश करी पर थोड़ा सा डिफॉर्मेशन रह गया, उसका नाम तुम रखते हो इनइलास्टिक कोलिजन। मतलब रीगेन शेप बट नॉट फुली, फुली जो बॉडी है वो शेप को रीगेन नहीं किया जा रहा।
और जब तुम बोलते हो कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या है, तो इसका मीनिंग ही तुम समझ पा रहे हो, नो रीगेन इन शेप। नो रीगेन इन शेप, वो दोबारा से रीगेन कर ही नहीं रहा है शेप। अच्छा, क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? अच्छा, पॉइंट क्लियर हो गया ये वाला? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में ये जो बॉडी होती है, ये कभी भी अपना शेप रीगेन नहीं करती। उसमें जो एक बार डिफॉर्मेशन हमने बना दी, प्रोड्यूस कर दी, कभी रीगेन नहीं करेगी। इसको हमेशा याद रखिए। ओके ओके, एक और पॉइंट देखिए बेटा, ये फंडामेंटल पॉइंट्स हैं कोलिजन के लिए, इसको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा के रखो। अब हम लोग कर रहे हैं कि collision of bodies of different materials, collision of bodies of different materials. और collisions of bodies of different materials, देखो क्या करना है। देखिए, मान लो एक बॉडी है, मास m1 है, और ये इधर को जा रही है u1 स्पीड के साथ। बॉडी m2 है, इधर को जा रही है u2 स्पीड के साथ। और जब कोलिजन हुआ तो शेप चेंज कर गया, ये m1 ये m2। और उस इंस्टेंट पे मान लो जब ये जुड़ गए, मान लो इसका स्पीड आ गया v, and this v is what we call it as vc. What is vc basically? Velocity of center of mass. Velocity of center of mass जब ये कोलाइड कर गए, और कोलाइड होने के बाद ये दोबारा से अपना शेप रीगेन करेंगे, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इनइलास्टिक कोलिजन हो, दोनों में करेगा। पर परफेक्टली इनइलास्टिक में ये सेपरेट ही नहीं होंगे। इन perfectly inelastic collision, they never separates. वो कभी सेपरेट ही नहीं होंगे, they never separates, ठीक है, never separates and stick to each other. एंड बेटे स्टिक टू ईच अदर, वो स्टिक कर जाएंगे, हिट किया स्टिक कर जाएंगे। यहाँ पे ये चीज तुम नोट कर लो जबरदस्त वे में,
कि velocity of center of mass of two balls before collision and we can say if no external force is acting on the system, velocity of center of mass will never change. Velocity of center of mass will never change. वो कभी चेंज नहीं करेगा, कभी भी चेंज नहीं करेगा. इज इट क्लियर बेटा? यहां तक बच्चों सारे